अस्सलाम वालेकुम। और 92 न्यूज़ लेकर आया है आपके लिए ईद उल फितर स्पेशल, मुकाबिल का ईद उल फितर स्पेशल। और बहुत बहुत ईद मुबारक। आज खुशियों का, मुस्कुराहटों का, रंगों का दिन है। और इन खुशियों और मुस्कुराहटों और रंगों के दिन में हम देखें अगर तो हर घर में मीठी ईद की मिठास बिखरी हुई नज़र आती है। पकवानों की, सेवइयों की खुशबू, हर तरफ रंग ही रंग नज़र आते हैं। और इन रंगों को देखकर ईद का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। ऐसे में हमने भी सोचा कि हम इन रंगों को कुछ इकट्ठा करें अपने पास स्टूडियोज़ में। हर बार जो 92 का जो हमारा मुकाबिल का शो होता है उसमें नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं सीरियस इश्यूज़, सियासी मामलात के ऊपर बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त हम ईद की मुनासबत से कोशिश करेंगे कि आज अपने मेहमानों के साथ जो गुफ्तगू करें वो थोड़ी सी ईद के साथ मुताबिकत रखती हो। और हम चेरिश करना चाहेंगे ख़वातीन की उन अकम्पलिशमेंट्स को जो कि एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं आजकल के माशरे में। और वैसे भी ख़वातीन के बग़ैर कोई भी फेस्टिविटी अधूरी होती है। अगर किसी भी सेलिब्रेशन का जिक्र करें तो जो रंग होता है वो असल में वजूद ज़न का ही होता है। तो हमारे जो स्टूडियोज़ में इस वक्त गेस्ट मौजूद है उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। आमिर साहब, पहले अगर आप कुछ कहना चाहिए मुबारक आपको। मैं ये वजूद ज़न में एक मर्द फंस गया हूँ जो है, मगर ये हमने ख़ास तौर पे सोचा था कि सारा साल जो है हम ये सियासी प्रोग्राम करते हैं। वैसे सियासी कोई प्रोग्राम जो है वो कोई मनफी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ ये मनफी बन गई है कि सियासत से मुराद उन चीज़ों की होती है जिनका इशू से का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये असूली तौर पे ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर इसलिए ख़ास तौर पे जो टिपिकल सियासत होती है ही सेड शी सेड वो नहीं हम करेंगे। ऑफ कोर्स इश्यूज़ की बातें करेंगे, मगर मुझे इन्होंने ख़ास तौर पे बहुत डांटा हुआ है कि आज आपने कोई सियासत की, टिपिकल सियासत की बात नहीं करनी है। हमने वैसे पिछली ईद पे भी अकम्पलिश ख़वातीन को ही बुलाया था। आज भी हमारे पास 3 अकम्पलिश ख़वातीन हैं। आप तारुफ जी आमिर साहब, मैं बिल्कुल मेहमानों का तारुफ, मैं ये आई वांट टू हैव दिस प्रिविलेज। जो हमारी पहली मेहमान है राहत कौनैन साहिबा। अब 2 मरतबा जो हैं वो पाकिस्तान के मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन रह चुकी हैं और मुल्क में मुसाबकती कवानीन के हवाले से बहुत मौसर किरदार अदा कर चुकी हैं। और बतौर सीनियर वकील वकालत के पेशे से भी मुंसलिक हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी अगली मेहमान है नीलूफर काजी साहिबा, एक सरगर्म समाजी कारकुन हैं और बलूचिस्तान के जो दूर अफ्तादा इलाके हैं उसमें ये मुतअद्दिद फलाही जो मंसूबे हैं उनकी रूह रवा हैं। समाजी मसाइल पर कौमी अखबारात में बाकायदगी से लिखती हैं और हुकूक निस्वा, माहौलियाती तब्दीली और जो महरूम तबकात के मसाइल हैं इनके ऊपर, इनके हवाले से ये बहुत सरगर्म रहती हैं और इनकी अचीवमेंट्स हैं। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक नीलूफर काजी साहिबा। और जो जी अगली मेहमान हमारी हैं वर्दा गनी साहिबा। वर्दा जो है बेसहारा और ज़ख्मी जानवरों की देखभाल, रेस्क्यू और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इदारा चला रही हैं। और इनका इदारा जानवरों के हुकूक के हवाले से समाजी आगही भी जो है वो फराहम करता है। बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक वर्दा, और बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें शर्फ बख्शा और आप तीनों का कि आप हमारे साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपसे सवाल पूछने से पहले, सबसे बड़ा मुसाबकती कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये दुनिया भर में जो जितने मर्जी कोई गेट्स हों, जो है एलॉन मस्क हो, बड़े बड़े सेठ दुनिया के, वो कंपटीशन कमीशन की से बड़ा घबराते हैं। हमारे यहाँ ये लोगों को पता ही नहीं है कि मुसाबकती कमीशन होता क्या है। और ये इसलिए बड़ा ज़रूरी था, मैं बताना चाह रहा था कि ये ईद है मगर ये थोड़ी सी धुंधलाई भी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों को उससे बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं। और ये हमें एक्सप्लेन कर सकती हैं राहत कि महंगाई होने की वजह सिर्फ एक तो ये है कि जी कमी रसद में और सप्लाई डिमांड का चक्कर है। इंटरनेशनल क्राइसिस ये गल्फ़ की वजह से हो गया है, कमोडिटीज़ महंगी हो गई हैं। मगर ज़्यादा बड़ी वजह इस मुल्क के अंदर हमारे यहाँ ये है कि जो हम सुनते हैं कि कार्टेल्स मिल गए हैं और जो है पावर लॉबीज़ मिल गई हैं, या सेठ लोग आपस में गठ जोड़ करके प्राइसेस को ऊंचा रखते हैं। मुसाबकती कमीशन वो है, ये इस पोस्ट पे रही हुई हैं जो इन माफियाज़ के साथ लड़ती रही हैं
हैं, तो इन्होंने मुझे डांटा था कि लाइट गुफ्तगू करे, मगर मैं ये चाह रहा था कि ये थोड़ी सी इश्यूज भी रहें। तो क्या ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जो मैं पाकिस्तान में कि ये जो प्राइसेस, जो महंगाई रहती है, उसकी वजूहात के पीछे ये जो आपस में गठजोड़ है, ये कैसे वर्क करता है और आपको इससे लड़ने की क्या दुश्वारियां पेश आईं? वो तो कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊं, लेकिन मुसाबती कमीशन और कंपटीशन कमीशन मैं प्रेफर करती हूँ। असल में इसका मतलब होता है कि इदारे रकाबत है, ये राइवलरी क्रिएट करता है। जितनी राइवलरी होगी उतना कंपटीशन होगा। कंपटीशन लाता क्या है? आपकी प्राइसेस में कंपटीशन होगी, इनोवेशन होगी। सो बेसिकली ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है कंपटीशन कमीशन। अगर एक लफ्ज़ उसको आप गए तो वो है कि फेयर प्ले होना चाहिए। आप क्रिकेट मैच में देखें, मैच फिक्सिंग होती है तो मैच रिग्ड हो जाता है। उसी तरह बिजनेसेस जो हैं जब आपस में कल्यूड करेंगे और कटजोड़ होगी तो उसमें आपको फेयर प्राइसेस नहीं मिलती। तो उसका जो फ़ायदा है ना, असल में तो कंपटीशन इज़ प्रो बिजनेस, लेकिन बिजनेसेस ने इसको ऐसे एक हैबतनाक चीज़ समझ ली है कि जी बस ही हमें पकड़ के तो बड़ी पेनल्टीज़ लगा देते। नीलूफर, आपका भी तारुफ जिस तरह से हमने कराया कि आई थिंक द लॉट मैनी थिंग्स जिसमें आप एंगेज्ड हैं और तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारी इस वक्त ज़रूरत हैं। हम ये नहीं कह सकते, हमने हमेशा इसको एक बहुत साइड रोल की तरह पे रखते हैं कि माहौलियात पे काम कर रहे हैं या महरूम तबकों के ऊपर काम कर रहे हैं या समाजी कारकुन हैं, तो लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी माशरे की। अगर हम फाउंडेशन को देखें या उन वॉइसेस, उनके लिए वॉइसेस क्रिएट करता है जो तबके खुद नहीं बोल सकते, अपने हुकूक के लिए बात नहीं कर सकते। तो ये जो एक साइड है जो इतने गंभीर मसाइल के साथ डील करती है, और फिर एक पर्सनल साइड होती है, और फिर एक ईद का मौका। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है पर्सन का कि हमारी जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं एज ए ह्यूमन, हम कितना, हमारी जो सॉफ्ट साइड होती है वो कितनी इवॉल्व रहती है, कितनी हमारे अंदर सेलिब्रेशन का आंसर रहता है। और हम चाहते हैं कि ऐसे मौक़ों पे वो जो हमारी दूसरी साइड है जो इस किस्म के काम करिए, हम इनका कॉम्बिनेशन बनाकर और कुछ करें। शुक्रिया और ईद मुबारक आप दोनों को। सोशल वर्क पाकिस्तान में इतनी ज़रूरी चीज़ बन गई है, इसलिए कि हमारे जो हुक्मरान हैं, और वही मैं कह सकती हूँ, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। सो एक होता है कि एक पास टाइम होता है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम है और अल्लाह ने बहुत हमें दिया है कि हम थोड़ा अपने मुआशरे के लिए काम करें। मगर पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सोशल वर्क एक नेसेसिटी बन गई है। और क्यों? जब इदारे अपने काम खुद नहीं कर रहे हैं, ये फिर एक बहुत सख्त रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक स्पेशली डेमोक्रेसी में और एक सिटीज़नशिप में एक ज़िम्मेदारी है। सो ईद के दौरान, और हम क्यों मना रहे हैं ईद, और रमज़ान का महीना का मकसद क्या था, उसकी मैसेजिंग क्या थी? और यही था ना कि हम एक हमदर्दी से हम समझें कि जिन लोगों के पास खाने पीने नहीं है, वो फिर हमें समझना चाहिए। सो सोशल वर्क आप समझें कि 365 डेज़ ऑफ द ईयर ये हमने हमेशा अपनी ज़हनियत और अपने दिल में रखना है, और एक मुसलमान के तहत और एक ह्यूमनिस्ट के तहत ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सो जैसे आप नीलूफर, कभी मैं थोड़ा सा जो है क्रॉस टॉक भी कर लेते हैं। एक तारुफ करवा दूं कि ये जो हैं, चाहे दरख्तों काटने का मसला हो और नस्वानी हकूक़ का मसला हो, महरूम तबकों का मसला हो, बलूचिस्तान में फ्लड हो, ये जो पहली कतार में जो लोग मज़ामत कर रहे होते हैं उसके अंदर ये कड़ी पाई जाती हैं। तो ये ओवरऑल बड़ा डाइवर्स, और मेरा और इनका एक कॉमन शौक जो है वो कुकिंग है। ये इन्होंने किताब भी एक लिखी है और बड़ी ज़बरदस्त वो इनकी किताब है, कभी किसी को पढ़नी हो। इलाकाई फूड्स, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के वो खाने जो कि लोगों ने सुने भी नहीं है बलूचिस्तान से बाहर,
تو وہ کوئکلی اس کے اوپر بھی اگر آپ. جی, میری کتاب کا نام ہے کلنری ٹیلز فرام بلوچستان, انگریزی میں نے لکھا ہے, اور اس کی سوچ یہ تھی کہ جو پاکستان کے جو ثقافتی کھانے ہیں جو سمجھا جاتا ہے وہ بیسکلی ہماری مغلائی ٹریڈیشن اور ہماری کشمیری ٹریڈیشن, ہمارے ٹریڈیشنز کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں. ایگریکلچر اوبیسلی جڑی ہوئی ہے, اور بہت چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. وردہ کا تعارف آپ کروائیں. اچھا, وردہ کا تعارف بڑا انٹرسٹنگ, اگین کچھ سموٹ نیلوفر کا اور وردہ کا ایک ہی طرح کا نوعیت ہے کام کی, لیکن جو بے سہارا جانوروں کے لیے جس طرح سے وردہ کام کر رہی ہیں اور جس طرح سے ان کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ چلا رہی ہیں, اور کیونکہ انسانوں کے حقوق کی تو ہم پھر بات کر لیتے ہیں, پھر عورتوں کے حقوق کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں, محروم طبقات کی بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن جانوروں کے حقوق کیا ہیں آئی تھنک بنیادی طور پہ ایز اے معاشرہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ, ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کس طریقے سے ہم نے ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, جہاں پہ انسانوں کو اپنے حقوق مانگنے پڑتے ہیں, جانوروں پہ کیا گزرتی ہوگی یہ تو آئی ایم شیور وردہ ہی بتا سکتی ہیں. تو آپ بتائیے. شکر ہے کہ آپ نے یہ جو انگریزی میں اسٹرے ڈاگس کہہ دیتے ہیں, ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے, اخباروں میں لکھا ہوتا ہے آوارہ کتے. آوارہ ایک بڑی منفی ایک لفظ ہے, وہ کتے بیچارے آوارہ نہیں ہوتے, وہ بے سہارا ہوتے ہیں. تو یہ جو بے سہارا کتوں کے ساتھ, بلیوں کے ساتھ, ایون ہاتھی کا پاکستان کے اندر ایشو بہت بڑا ایشو بن گیا تھا, ان کے متعلق کیا ان کا ایشو ہے اور لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ اوبیسلی جس ملک میں حالات برے ہوتے ہیں, جس ملک میں لوگوں کے بھی حالات برے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جانور تو بالکل ہی نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, اور جو ہمارے اسٹریٹ اینیملز ہیں سیڈلی وہ ہماری سوسائٹی کا سب سے زیادہ ایک نگلیکٹڈ حصہ ہیں. اور ان کے لیے جب یہ جو این جی او تھی اسٹریز ہوم, یہ بنائی ہم نے اس لیے تھی, بنی ہی تب تھی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انسانوں کے لیے این جی اوز ہیں اور بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. لائک اٹس بن ڈیکیڈز, جب سے پاکستان بنا ہے کوئی نہ کوئی این جی او تھی جو انسانوں کے لیے کام کر رہی تھی. لیکن آج سے 10 سال پہلے وی ریئلائزڈ کہ جانوروں کے لیے ہارڈلی ہی کوئی کام کر رہا ہے, اور جو لوگ کر رہے تھے وہ بھی اپنی کیپیسٹی میں کر رہے تھے. اور پھر ہم جب بھی اس طرح دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ ڈیلی ہائی وے پہ ڈفرینٹ جہاں پہ رش ہوتی ہے ڈفرینٹ سیکٹرز میں, وہاں پہ گاڑیوں کے نیچے آ رہے تھے جانوروں کی ٹانگیں. میں نے یہ ڈرائیوروں سے سنا ہے کہ اگر گاڑی راستے میں کتا آ جائے, کہ کتا بچاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو ڈرائیور کہیں وہ ان کا اصول ہوتا ہے کہ جی کتے کو نہیں بچانا, اوپر سے ٹائر گزارنا ہے. یہ ہمارے ہاں یہ عام بات سننے میں آتی ہے. جی, تو پھر وہ جب ایک بار کسی کتے سے گزر جاتے ہیں, اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, وہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے, اس کی لمبس ٹوٹ جاتی ہیں, تو پھر وہ بے سہارا وہیں پڑا رہتا ہے. انسانوں کا تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بلا لیتا ہے, ایمبولینس کو بلا لیتا ہے, لوگ آ جاتے ہیں گاڑیوں سے اتر کے, لیکن کتے اور بلیاں سیڈلی وہ دنوں تک پڑے رہتے ہیں, اور اس حد تک کہ ان بیچاروں میں مطلب انفیکشن ہو جاتا ہے, میگٹس تک کیڑے پڑ جاتے ہیں ان کی باڈیز میں, لیکن کوئی نہیں آتا تھا. تو وی ریئلائزڈ کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی میں ہی ہم نے شروع کرنا ہے, لیکن وی ہیو ٹو اسٹارٹ دس. پر میں اب کی جو ہے نا, انہوں نے مجھے ڈانٹا ہوا ہے بہت کہ سیاست پہ بات نہیں کرنی, مگر میں یہ کیونکہ آپ کی یہ فیلڈ ہے, اس کا میرے پہلے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا وہ میں اس میں بڑا اس لیے بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں کوشش کرتا رہا ہوں جب آپ چیئر پرسن تھی, اور مجھے اندازہ ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ چیئر پرسن کام اگر کرنا چاہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, کیونکہ آڈز اتنے اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں, پورا معاشرہ مل جاتا ہے اس کے اندر, تمام بیوروکریٹ, سیٹ, پولیٹیشین, اور ان کی طرف سے ایک ظاہر ہے کہ محدود وسائل ہوتے ہیں, غریب سا ایک وکیل, غریب تو نہیں مگر بہرحال کتنا ہے, ان کی طرف سے پاکستان کے ٹاپ آف دا لائن جو ہے نا وکلاء کی درجنیں آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا مشکلات تھیں جو آپ نے پیش آپ کو آئیں؟ بالکل مشکلات تھیں, اور میرے خیال میں اس ادارے کے لیے مشکلات ہمیشہ رہیں گی, کیونکہ جب آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کے اگینسٹ آپریٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑی ریزسٹنس آپ کو وہاں سے آتی ہے. اپارٹ فرام دیٹ, جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگا کہ اس قانون کو آنے میں ہی, مطلب آرڈیننس وہ 3 دفعہ ری پروملگیٹ ہوا اور ایکٹ بننے میں ہی 3 سال لگ گئے. تو جب ہماری ساری جو کوشش تھی, جدوجہد تھی, وہ انفورسمنٹ ہو رہی تھی, خالد مرزا صاحب تھے, اس کے بعد میں چیئر بنی تھی, ہم لا لانے کے لیے ہمیں جتنے کشٹ کاٹنے پڑے وہ ایک اچیومنٹ بن گئی. حالانکہ باقی جگہ ڈبیٹس ہوتی ہیں, ڈیلیبریشن ہوتی ہے اور قانون آ جاتا ہے. دوسرا جو آپ کو حیرت کی بات میں مجھے بڑا حیران کن تھا میرے لیے کہ جب ہم لا کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ پوزیشن, یہ
प्रोविज़न होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो हमें जिनके साथ बिठाया गया वो सीमेंट एसोसिएशन थी, जिन्हें हमें कन्विंस करना था कि भाई ये पावर हमारे लिए ठीक है, सर्च इंस्पेक्शन के पावर्स जो हैं हमारे होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें ये बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके स्टेक होल्डर्स कौन है। अवाम आपकी स्टेक होल्डर है, आप कंज्यूमर्स के लिए करें ना। यहाँ कंज्यूमर्स भी बड़े बेसहारा हैं, तो उनकी जो राइट्स की प्रोटेक्शन है ना वो नहीं होती। फिर हमारे जो कोर्ट्स हैं, जितना वक्त उसमें लग गया, मतलब आप यकीन करें कि अगर 125 ममालिक में फेडरल लॉ है कंपटीशन एक्ट, तो हमारी 10 साल इस पे बहस होती रही कि ये लॉ प्रोविंशियल होना चाहिए या फेडरल होना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि हमारे जज हजरात जो हैं, अगर लार्जली आपके केसेस देखा जाए, उनकी जो है अवाम के लिए हमदर्दी बिल्कुल नहीं पाई जाती उनके। मैं रिजल्ट्स से देखें, अगर रिजल्ट की परसेंटेज देखें, वो फैसले जो उन्होंने वक्त के ऊपर अवाम के भले के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो किए, तो फिर ये ही अखज़ किया जा सकता है। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इसको इस तरह देखें कि आपका पॉलिटिकल केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट लेवल तक फ्लैग होकर के वो डिसाइड हो जाता है। जो कार्टेल्स के केसेस हैं उनको 10-10 साल लगते हैं, जो मईशत के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं पे प्राइवेटाइजेशन में कमी है हमारी। मैं ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, कोई एक नहीं है, लेकिन तरजीहात में कमी है, तरजीहात में ना कमी। अवाम को एहसास है कि ये कितना इंपॉर्टेंट इदारा है, और गवर्नमेंट भी बीच में, मुझे ये पता है, वो फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट होने के लिए आपकी केस में ज़्यादा बोर्ड ही कंप्लीट नहीं होना देता। सबसे बड़ा हुकूमत इसके रुकावट हो रही है हमारी। जी मैं तो जब सेकंड टर्म में गई, वैसे मैं 9 साल मैंने कंपटीशन कमीशन में सर्व किया है, 2 दफ़ा एज चेयर एंड वंस एज मेंबर, सो 9 years आई हैव स्पेंट देयर। और उसमें मैं समझती हूँ कि अगर जुडिशल रिव्यू क्विकली होता तो अवाम को बहुत जल्दी मिलता। दूसरा, हुकूमत की तरफ से जो कोताही थी मेरे ख्याल में वो ये थी कि मेंबर्स ही पूरे नहीं होते थे, कभी ट्राइब्यूनल कंप्लीट नहीं होता था। मैं जब सेकंड टर्म में गई हूँ तो ऑलमोस्ट 1.25 साल 1.5 साल तो हमारा कोरम ही नहीं था, तो फिर भी हम काम करते रहते थे, हम इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करते थे। हमारे टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्फोर्समेंट हुई। अब बात होती है कि जी कहते हैं रिकवरी बड़ी कर ली। भाई आपने रिकवरी क्या की? आप चैलेंज ही नहीं कर रहे। अगर आपकी पेनल्टीज़ जितनी लगाई हैं उनको रिड्यूस करके ख़त्म कर दिया और इदारा उसको परसू नहीं करेगा उसको, क्योंकि देखिए जो हमें आता है ना, हम पेनल्टी रिकवर करते थे ना, वो हमारी किटी में नहीं जाता कमीशन की, वो फेडरल गवर्नमेंट केस में जाता है। तो ये लोगों के परसेप्शन ये गलत था कि शायद इदारा पेनल्टीज इसलिए इतनी लगा रहा है कि इन्होंने अपनी तनख्वाहें लेनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रैफिक का चालान वाला नहीं था मसला कि परसेंटेज मिलती है। अच्छा नीलोफर, आपने कुकिंग का बताया, थोड़ा सा हम आ जाते हैं अब थोड़ा सा ईद के दिन के ऊपर। तो यूजुअली व्हेन यू हैव टाइम, जब आपके पास घर में टाइम होता है तो क्या होता है, ईद के पकवान वगैरह खुद बनाती हैं या अभी सिर्फ बुक की हद तक ये है कि बुक में रखे हुए और यू ट्राई देम ऑन ईद? मुझे खाना पकाना का शौक़ है, ठीक है। सो इनफैक्ट स्टूडियो से आने से पहले मैंने एक अंग्रेज़ी स्टाइल खीर बनाई। अच्छा। मेरे वालिद को बहुत पसंद था वो। उसको बस पुडिंग कह देते हैं आप या राइस पुडिंग? अच्छा, ओके। सो इट बट द इंग्लिश स्टाइल, सो अंग्रेजी स्टाइल का कन्वेंशनल नहीं थी ना। एक तो वो छोटे चावल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नटमेग इस्तेमाल, टोटा, बिल्कुल टोटा चावल जो केपी में बहुत होता है, यू नो लाइक, और वो एक्चुअली हमारा नेचुरल राइस है स्वात वैली में, चरसदा में। इट्स एक्चुअली एन इंडिजिनस राइस। पंजाब में एक तासुब होता है, वो टोटा खाने वाले को गरीब समझा जाता है और कई दफा जानवरों को खिला देते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्राउन राइस और वो टोटा सुना है बेहतर होता है। जी। सो और जैफल जो अंग्रेजी में हम नटमेग कहते हैं, उसमें वो भी डलता है, एंड क्रीम एंड मिल्क, और 2 घंटे अवन में पकता है। सो वेरी वेरी स्लो कुकिंग, और एक थिक 1-1.5 इंच का एक लेयर बनता है। सो ये खीर की तरह होता है, फिरनी की तरह होता है, मगर नहीं। सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट। सो वो मैंने अभी बनाई है बिकॉज मेरी दादी अंग्रेज़ थी, आई मीन आयरिश थी। सो बाबा की जो चाइल्डहुड
सबसे ज़्यादा She's somebody in her own right, मगर जी। अशरफ जहांगीर काजी क्योंकि इनके वालिद हैं, पाकिस्तान के बहुत नामवर सफारतकार हैं, तो इनका सारा आई एम श्योर ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सफारतकारी की उनकी वजह से दुनिया भर में गुजरा हुआ है। जी। सो उनका एक ये चाइल्डहुड मेमोरी थी कि उनको ये पुडिंग चाहिए थी, तो मैंने वो आज बनाई। सो ऑब्वियसली सारे पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स थे मगर अंग्रेजी न्यू स्टाइल टू द खीर और फिरनी आप कह रही हैं। Yeah, it's, कॉम्बिनेशन ऑफ जी, बोथ। जी। ये डिस्कशन यहाँ पे जारी है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हो रही है जिससे कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात को आगे बढ़ाते हैं। आमिर साहब, आपने क्या बनाया आज? मैं जो है मेरे जो है ना घर में मेरा एक असिस्टेंट था, तो वो 20 साल पहले जो है ना उनको जो है अदनान साहब को ला के, तो मैं शुरू में बनाता था, वो सीखते थे। अब वो मेरे उस्ताद बन चुके हुए हैं, सो वो लिहाजा मुझे वो नापसंद करते हैं कि अगर वो मैं इंटरफेरेंस करूं, तो अब मैं उनका शागिर्द होता हूं तो मैं असिस्ट कर रहा होता हूं, सो मैं ऐसे ही झूठ बोलूं। मगर मेरा बड़ा शौक़ है कि मेरे दोस्त आएँ तो मैं उस दिन ख़ास तौर पे फिर उनसे लड़ाई करके जो है खुद फिर कुकिंग करता हूँ। जी, आज मैंने कुछ नहीं बनाया। तो कोई बात नहीं। वैसे हम अक्सर ये शो पे मैं बता रही हूँ कि अक्सर आमिर साहब जो हैं वो हमें अदनान के बने हुए खाने ला के खिलाते रहते हैं, समटाइम पिज़्ज़ाज और भटूरे और इस टाइप की डिशेस, और ही इज़ डेफिनेटली अ गुड कुक। तो आमिर साहब ने अच्छा सिखाया उसको फिर डेफिनेटली। सो वर्दा, आप बताएं आपका क्या एक नॉर्मल रूटीन ऑफ ईद होता है, या व्हाट काइंड ऑफ, क्योंकि एक हम बात कर रहे थे अभी प्रोग्राम से पहले कि ईद बहुत चेंज हो गई है, जो इवन हमारी चाइल्डहुड की भी ईद थी, और जो आमिर साहब चीज़ें बता रहे थे कि जो इनके बचपन की ईद थी, और जितना फैमिली फेस्टिविटी थी, जितना गेट टुगेदर होता था, मिलते थे लोग, अब उस तरह से ईद नहीं मनाई जाती, बहुत डिफरेंट हो गई है। तो आपको कैसा लगता है, ईद इज़ जस्ट हॉलीडे, सो के गुजरती है, रेस्ट करके गुजरती है, या इट इज़ मोर ऑफ फैमिली इंटरेक्शन, या बहुत एक हैपनिंग किस्म का इवेंट है? ऑब्वियसली बचपन में तो वी वुड गेट सो एक्साइटेड कि हम जो है वो ईद से क्या रमज़ान से पहले ही तैयारी शुरू कर देते थे, ईद की चूड़ियाँ, कपड़े एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर हम बड़े हुए और रियलिटी स्टक, और फिर हमें पता चला कि लाइक ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ ग्रोन अप पर्सन आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एंड नाउ व्हेन वी आर वर्किंग विद एनिमल्स, तो अब ये होता है कि जो स्टाफ होता है, एवरीवन वांट्स टू गो होम ऑन ईद, so it's just me and my husband and very limited staff, so we have to take care of things ourselves. but ये होता है कि mostly I think यही होता है अब आजकल घरों में कि बस शाम को एक डिनर होता है या लंच होता है, जो मैं अपने इन-लॉज के साथ करती हूँ। Since they live in Rawalpindi, तो फिर हम स्पेशली we go and visit them and have lunch or dinner with them. तो बस वो ईद वैसे हर दौर में ये कहा जाता है कि जी हमारा जो माजी था वो हमेशा बेहतर होता है, पर मैं समझता हूँ हमारा जो बचपन था वो मुझे तरस आता है आजकल के बच्चों के ऊपर, कि मुझे बड़ा उनका डर लगता है, और बच्चे शायद हमारे से एग्री ना करें, मगर मेरा बचपन, मेरा ख्याल आपका भी बचपन बड़ा, हम पहले भी प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे, बड़ा भरपूर था। फैमिलीज थी, मोहल्ला था, कम्युनिटी थी, जो है मेले ठेले थे, और ईद की एक्साइटमेंट जो थी, अभी रात कुछ कम नहीं हो गई, या मेरे ये हमारा तासुब है? किसी हद तक आप सही कह रहे हैं। इस्लामाबाद में और लाहौर में काफ़ी मुझे मुख्तलिफ लगता है, महल्लेदारी उस तरह नहीं होती। आप 10 साल से साथ रह रहे हैं, आप लोग नहीं मिलते, लेकिन फैमिली के हद तक हम अभी भी बिल्कुल उसी तरह मनाते हैं जैसे बचपन में मनाते थे। तो मुझे तो वो फेस्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमने अपना ओपन हाउस रखा हुआ है 3:30 से ऑनवर्ड्स, जब मर्ज़ी आओ, जब मर्ज़ी खाओ, और उसमें सारी फैमिली आती है, तो उससे तो हम बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन ये मैंने जनरली बात करूं, जनरली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरली वो आशरे के अंदर जो है, क्योंकि एंटरटेनमेंट, मेले ठेले, ईद के जो मेले लगते थे वो नहीं लगते। अब तो इतनी सोच विचार से बाहर निकलो ना निकलें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, हाईवे बंद है, बहुत लोग अपने गांव जाते हैं। आई मीन हमारे तरफ हम केपी जाते थे, बाबरी बांडा हमारा गांव है, और वहाँ नानी या नाना होते थे, या हम पेशीन जाते थे जब दादी ज़िंदा थी। अब वो नहीं रहे तो वहाँ जाना कम होता है, और फिर जब वो थे
पूरी फैमिली आती थी, जो बाहर जो रहते थे वो भी आते थे, हम भी बाहर होते थे. सो 13 कज़न्स मिलते थे, फिर दूसरे चचों के कज़न्स. सो ईद के दौरान 100 लोग होते थे, 50 लोग होते थे. अब बहुत दोस्तों के घर जाते हैं. अब वो दौर आ गया है. ईद जब हम बचपन में थे वो फैमिली पूरा हफ्ता लगता था, अगर फारक नहीं होता था कि अगर हम सारे मिलें. सो अब फ़र्क हो गया है. There's definitely a change. खुशियाँ भी सादा होती थी ना. जी, मैं मुझे वही चीज़ का ख्याल आ रहा था कि ईदी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी. और हमें अपने बचपन में बस ईदी हमें वी डोंट रिमेंबर कि कितनी होती थी. दी हैप्पीनेस कि जो ईदी मिल रही है वो उसकी बहुत होती थी. अभी बच्चों को कोई ईदी मिलती है तो उनको कुछ खुशी नहीं होती. दे डोंट नो कि ये वो वाली खुशी से वो महरूम है जो हमने enjoy की है. बच्चे जो हैं वो उनको चाहे ईद हो, शबरात हो, रमज़ान हो, वो अकेला चाहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए उनकी गैजेट्स के साथ. वो जो है ये बड़ा मुझे इशू रहता है मेरी फैमिली में कि हमारे यहाँ जब कोई बुजुर्ग आ जाता था तो हमारी ड्यूटी होती थी उनको अटेंड करना. उनके कई दफ़ा जूते भी हम उतारते थे और खाना पीना सर्व किया जाता था. तो अभी आजकल वो जाएं तो कोई इधर निकल जाता, कोई इधर निकल जाता. सारे एक जगह जमा हो जाते हैं लेकिन टैबलेट लेके. पहले वो सारे निकलते थे, बाहर खेलते थे. और वैसे मैंने नोटिस किया कि पहले जॉइंट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं खुद एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, कस्बे से, KPK के. तो जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत था. घर में ही इतने ज़्यादा लोग होते थे और फिर सबके बच्चे तो वो आपस में ना मिलजुल के, क्योंकि मुझे मेमोरीज अपने दादा के घर की हैं कि हम सारे कज़न्स, फूफो के बच्चे, हम चचाओं के बच्चे, हम मिल के खेलते थे. अब जो ये ऑब्वियसली वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, आप स्पेशली किसी के घर एक दिन जाओगे, 1-2 घंटे बैठोगे एंड यू विल लीव. तो अब वो सारा कुछ ना बड़ा डिफरेंट हो गया है. मतलब ईद का माहौल उस तरह से नहीं होता था. तब तो इस तरह होता था, हम सुबह उठते थे, हम कहते थे कौन पहले उठेगा, पहले तैयार होगा. अब जो है बस आपको नींद नहीं आती. जानवरों की ईद होती है मर्दा. जानवरों की ईद वाले दिन उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए? ईद वाले दिन तो वैसे ही नहीं, मैं कहती हूँ 365 डेज पूरा साल उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए. और बाय द वे जो मारगलास का इशू है, दिस इज डायरेक्टली एन एनिमल इशू. अब इस्लामाबाद में ऑनेस्टली क्योंकि सिटी इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है. इफ़ यू रिमेंबर लाइक 10 years ago का इस्लामाबाद आपको याद हो तो 10 साल पहले जो इस्लामाबाद था, इट लुक वेरी डिफरेंट, इट लुक वेरी ग्रीन. इफ़ यू रिमेंबर द F6 F7 सेक्टर स्पेसिफिकली. एंड अब आप देखोगे तो इतना ज़्यादा सिटी एक्सपैंड कर गया कि ग्रीनरी श्रिंक कर गई है. लाइक आई लिव वेरी क्लोज टू दिस एरिया ऑफ मारगलास. और अभी जो मैंने डिफॉरेस्टेशन देखी है, C14 C15 इस सारे एरियाज में, उधर से जानवर, अब पता है जहाँ पे भी दरख्त होते हैं वहाँ पे जानवर, एग्जैक्टली वहाँ पे जानवर भी होते हैं. ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा है. अल्लाह ने जहाँ हमें बनाया तो ये सारी भी मखलूकात हैं. और वहाँ पे आप सारे दरख्त काट दोगे तो क्या होगा. शी इज़ अ वेरी गुड पोएट, पोइट्री करती हैं. और हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि कुछ अगर कोई उनकी पोइट्री में भी कहीं जुगनू हैं, दरख्त हैं, परिंदे हैं तो हमें सुनाएं कोई अगर याद है. मेरी पोइट्री बड़ी पर्सनल होती है लेकिन मैं परिंदों के बारे में मैंने इनको बताया था कि शायरा भी हैं. इन्होंने कहा वो ईद का दिन जो है मुसाबकती कमीशन तो लफ्ज़ नहीं निकलता. नहीं, इनकी एक सॉफ्टर साइड भी है. नहीं, बस मैं वैसे एक छोटा सा मिसरा है, वो इन हालात के ऊपर है. वैसे अगर आप इजाज़त देंगी तो कर दूंगी. उसका टाइटल है बेबसी. आंसू खुश्क हुए ऐसे के, आंसू खुश्क हुए ऐसे के, सूखा पत्ता खड़के, सांस ना आए, आह न निकले, दम भी घुटता जाए, यारब करम कर कुछ ऐसा के भरम मेरा रह जाए. वाह 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 वाह. सूखा पत्ता खड़के, वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त. कुछ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरा एक एवोल्यूशन है, इर्तिका की मंजिलों से गुज़र रहा है, हम इंसान भी, माशरे भी, वैल्यूज़ भी, कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं माशरती तौर पे हमारे अंदर, कुछ ऐसी अवेयरनेसेस भी हैं जो पहले नहीं थी, कुछ ऐसे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ भी हैं जो पहले एक्टिवेट नहीं थे, अब हो रहे हैं. कैसा लगता है, क्या लगता है? जब ये मुश्किलात पैदा होती हैं तो लोग आगे बढ़ते हैं. और यही तो कम्युनिटी होती है, यही नेशनलिज्म होता है कि आपके अंदर कुछ जागता है कि अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो जस्ट 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में इतना काम नहीं करती ना, हमेशा इस्लामाबाद के बाहर
मेरा सारा सोशल वर्क होता है. सो मैंने सोचा कि मगर मैं रहती हूँ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में इतने लोग हैं जो जिनको ज़रूरियात हैं. आई मीन आप देख लें ये बस्ती के जो हम क्या कर रहे हैं बस्तियों के साथ. सो वो एक अलग प्रोग्राम उस पर हमें करना चाहिए. जी अब आमिर साहब थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को ये जो आपका पॉइंट है यहीं से कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. और जी आमिर साहब ब्रेक में भी नहीं रुके. जी आमिर साहब, कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि इतने बेताशा आप देखते हैं चौक में या सड़कों पे बच्चे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं और भीख मांगते फिर रहे हैं. जी, जी. और बेताशा बेऔलाद लोग हैं जो अडॉप्ट करना चाहते हैं. और उनको आप यकीन करें भी हाल ही में इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा स्टेप किया कि जी उनको बच्चों की अडॉप्शन का, और इतनी सैकड़ों की लाइन थी. और बच्चा अडॉप्ट करना ना उसका कानून एग्जिस्ट करता है जो है, वो इतना मुश्किल काम है कि वो बेचारे जिनकी औलाद नहीं है वो उसके लिए तरसते रहते हैं. और बेताशा सैकड़ों बच्चे हैं तो उस पे हैं. तो मैं इस पे भी, मगर मैं क्विकली कोई जो है जानवरों के हवाले से इंडिया में बड़ा सख्त कानून है. किसी जानवर को आप कुछ उन पे उसके ऊपर जुल्म करें तो इतनी ज़्यादा सजाएं रखी हुई हैं हमारे यहाँ. बहरहाल ये जो हम लेकिन एक अच्छी बात ये कि हमारे यहाँ पे भी इसका तस्वुर अब बढ़ गया है. पहले नहीं था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हमने देखा है कि लोगों के अंदर ये सेंसिटिविटी भी आ गई है. और ये नहीं है कि सिर्फ कोई एक महदूद इदारे हैं जो इस किस्म के काम करें. जनरली लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हो गया है कि अगर पहले तो बदसलूकी भी बहुत की जाती थी ना. आपने तो जिक्र किया कि जिस तरह एक्सीडेंट हो गया बिल्लियों का, कुत्तों का, तो उनको कोई नहीं पूछता. अब तो ये है कि अगर वैसे ही कोई बीमार है, कोई इस तरह का, जितना गवर्नमेंट नहीं काम करेगी उतने ही सिविल सोसाइटी, एनजीओ करेंगे और यू नो सोशल वर्क बढ़ेगा. आप जैसे अभी आप दोनों बात कर रहे थे, हमारे यहाँ तो सोशल वर्क कम हो गया है क्योंकि इतनी कदरें आ गई हैं. कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हमारे कितने इदारे हैं जो उनका काम ही यही है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, ज़कात फाउंडेशन, ये एक्चुअली करते क्या हैं? देखिए एक जो आपकी बात थी ना कि क्या पॉजिटिव साइड है पूरे इसमें. हम इतनी बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इज़ इट अ ब्लेसिंग, इज़ इट अ कर्स और व्हाट नॉट. तो मैं हमेशा एक चीज़, मैं इतनी टेक सेवी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेन्युइन इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट है. जब तक आपका मॉरल कंपस ठीक रहेगा, आपकी जो आगाही क्रिएट हुई है ना एआई से, जो अवेयरनेस हुई है, जो एफिशिएंसी आई है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते. अब जेन्युइन इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है आप उसको कितनी बेहतरी की तरफ यूज़ करते हैं. आप एंड वी कैन नॉट डिनाई कि देयर बीन लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. आप देखें कम्युनिकेशन कितनी आसान हो गई, आपके लिए इनफ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें यह करना कि सच क्या है और गलत क्या है, उसके लिए आपको एक अपनी जहन को इस्तेमाल करना मस्ट हो गया. तो ये जो हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, हम उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर हमारी अपनी कमिटमेंट है. हम अभी बहुत ज़्यादा ये बातें कर रहे थे कि टाइम्स हैव चेंज, लेकिन देखिए अगर आपने अपना फैमिली न्यूक्लियस ठीक रखा है, अपने अपने बच्चों की तरबियत ठीक की है, आपने उनको सही और गलत का फ़र्क सही सिखाया है, तो वो अच्छे इंसान ही बनेंगे. रियासत का हमारे ज़माने में स्कूल के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट होता था सिविक्स का, वो पढ़ाया जाता था. और हमें छुट्टियों वाले दिन और स्कूल के अंदर जो है महीने में 1-2 दफ़ा ले जाके कूड़ा साफ करवाया जाता था. अंग्रेज़ थे, मैं इत्तेफाकन मिशनरी स्कूल में था, तो वो जाके जो है कम्युनिटीज़ में जो आप कह रहे हैं गरीब बस्तियों में जाके हम सफाई करते थे, कूड़ा उठाते थे, गार्डनिंग करते थे. तो ये चीज़ें अभी रियासत अपना नहीं कर पा रही. ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है. सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल, पब्लिक स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में होता है बिकॉज वो कॉलेज में जाना चाहते हैं और वो अपने क्रेडिट्स के लिए करते हैं, जो भी उनका मोटिवेशन हो, मगर उनका थोड़ा एक्सपोजर होता है दूसरी चीज़ें की काम के लिहाज से, सोशल वर्क के तहत प्रोजेक्ट्स होते हैं. मगर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं
پہلے Government ہوم schools اکنامکس میں سیوکس پاکستان میں جو ہے نا ایجوکیشن کا جو ہے یہ نہیں, دنیا بھر میں پبلک سکولز ہوتے ہیں, اور وہ ہے وہ اتفاقاً ایک بڑی لمبی بحث ہے, ایک اور عید پوری چاہیے اس کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے کیسے وہ خراب ہوئے. مگر میں آپ سے وردہ یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہرحال یہ میں آوارہ کتے تو نہیں کہتا, مگر یہ جو بے سہارا کتے ہوتے ہیں ان کی بہتات زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ پھر لوگوں کو کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا کیا حال ہے؟ یہ تو سب سے آپ نے سینسیٹیو ٹاپک ہے, لیکن یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. کیونکہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتوں کو پوائزن کر کے اور شوٹ کر کے مارا جا رہا ہے. لیکن ایک برائٹ ایسپیکٹ جو ہے یا اچھا جو اینگل ہے اس پوری نشست کا, یہ جو پوری ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ خواتین ہمیں بہت سارے شعبوں میں لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, آگے نظر آ رہی ہیں, اور جس طرح سے کائنات نے تخلیق کیا عورت کو کہ اس کی ایستھیٹکس بھی اسٹرانگ ہیں, وہ ملٹی ڈائمینشنل اس کی اپروچ ہے, ایک وقت میں ملٹی ٹاسکر ہے, کافی چیزیں کر سکتی ہے, تو وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے آئی تھنک وہ بھی بہت پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے اس معاشرے کو بنانے میں. کیوں عامر صاحب؟ ٹھیک ہے, میں بالکل اس میں ایڈ کر دوں کہ یونائٹڈ نیشنز کا یہ کنسنسس ہے پوری دنیا میں, تمام جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں, کہ جس میں سرویز بتاتے ہیں کہ ماں اگر پڑھی لکھی ہو تو وہ بچے بھی کم ہوتے ہیں اور بچے ان کی تربیت بھی بہتر ہوتی ہے, ان کی تعلیم بھی بہتر ہوتی ہے. اسی لیے آج ہم نے اس دفعہ عید پہ کہ ان ایشوز پہ ہم نے جانوروں کے حقوق کی بھی بات کر لی, حقوق نسواں کی بھی بات کر لی, اور معاشرے میں جو طبقے ہیں جو محروم بھی ہیں اور کمزور ہیں اور وہ خواتین کے اینگل نہیں آتا, تو عید پہ اسی لیے پرسائزلی آپ سب کو بلانے کا موقع تھا. میرا عامر میں ایک منٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ اسی موضوع پہ اگر ہم ایران پہ ذرا دیکھیں اور افغانستان پہ دیکھیں, ایران میں آلموسٹ 100% ایجوکیشن ہے, سائنٹسٹ ویمن سائنٹسٹ ہیں, ویمن ہر طبقے پہ آگے آئے ہوئے ہیں. اور افغانستان میں یہ دونوں مسلمان ممالک کہلاتے ہیں, اور افغانستان میں انہیں خواتین کو باندھ دیے ہیں, نہ وہ اسکول جا سکتے ہیں نہ وہ باہر جا سکتے ہیں, اور اتنی فرق ان کا معاشرہ ہے, ایک ہی ریلیجن ہے, اور پھر بھی مگر اسٹرینتھ کو دیکھیں اور انڈیپینڈنس کو دیکھیں اور ڈگنیٹی پہ دیکھیں. اور آج عید کے دن پہ ہم ان دونوں ملکوں اور ان کی جو خواتین ہیں, ان کی جو پاپولیشن ہے, اس پہ بھی ہم تھوڑا توجہ بھی دینا چاہیے کہ ہم اتنے لکی ہیں. ٹائمز ٹو انٹرسپیکٹ بیسکلی, اور ضروری ہے اس کی بات کی جائے کہ جو ایک مسلمان ہیں تمام دنیا کے, ان کو اکٹھا ہو کے سوچنے کی بھی ضرورت ہے, اور ایک یونٹی آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے, سوچ میں بھی ویلیوز میں بھی, اور ہر طرح کی جو ہم معاشرہ آگے بلڈ کر رہے ہیں, جو روایات ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں, اس میں بہت ضروری ہے کہ اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ فار دا ینگ ویمن پرٹیکولرلی, ایک ہمارے یہاں یہ اکوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس میں اٹ از ناٹ اباؤٹ جسٹ آئی وش اینڈ آئی وانٹ. یہ جو سوچ ہے نا, اس کو تھوڑا سا چینج کر کے کرنا پڑے گا کہ آئی چوز اینڈ آئی ایم اویئر. تو ذرا کانشیس ایفرٹ چاہیے, نہ کہ صرف میری مرضی, میں یہ کرنا چاہتی ہوں میری مرضی. یہ ہمیں it is very important and it is very seriously linked with the idea of awareness. آپ جو کر رہے ہیں آپ اس کی سمجھ رکھتے ہیں, اس کی consequences ہیں, اپنی زندگی میں ایک مقصدیت لائیں. یہ I think سب سے important چیز ہے اس younger generation کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ جس جنریشن میں فوکس اور پرپس کلیئر ہوگا نا, وہ ویسے ہی ڈیریل نہیں ہوں گے. اور جہاں پہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں, تو پھر آپ ڈسٹریکشنز آپ کی بہت زیادہ, اس فریڈم کا آپ کچھ کر بھی نہیں سکیں گے. وردہ اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ؟ میں بس یہ کہنا چاہوں گی, اوبیسلی عید ہے اور دنیا میں بہت بری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور اوبیسلی ٹیکنالوجی کے ساتھ ابھی اویئرنیس بھی زیادہ ہونے لگی ہے سوشل میڈیا کے تھرو. پہلے جانوروں کا کوئی خیال نہیں کرتا تھا, ایون جو پور کمیونٹیز تھیں وہ بالکل ہی مطلب لوگوں کی ریچ بھی نہیں تھی ان تک, لیکن اب ایٹ لیسٹ ان تک بھی یہ ٹیکنالوجی پہنچی ہے. اب لوگ تھوڑا اویئر ہیں اور لوگ اس سے سیلف اویئر بھی ہو رہے ہیں, انہیں کچھ چیزیں سمجھ بھی آ رہی ہیں. تو ہر چیز اوبیسلی بہت ساری نگیٹیو چیزیں ہیں لیکن اچھی چیزیں بھی ہیں, اور اینیملس کے پرسپیکٹیو سے بھی
ٹھیک ہے برا بھی ہو رہا ہے لیکن اچھے لوگ ہیں اسپیشلی جو اب ینگر جنریشن ہے دے آر ویری یو نو دے آر اینیمل لورز اور وہ ایک ایفرٹ بھی پٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ اوبیسلی آپ نے بھی کہا تھا جس طرح اب اویئرنیس ہم بڑھتی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں. مطلب پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا جو ہماری پچھلی جنریشنس تھی دے ور ناٹ لائک ویری انٹرسٹڈ ان دس ہول میٹر لیکن جو ہاں جی عامر صاحب عید کا دن ہے آف کورس جو ہے بے زبان مخلوق کا بھی خیال کرنا چاہیے اور جن کی بہت زبانیں ہیں اس کا استعمال محدود طبقے پسے ہوئے طبقے دائیں بائیں عید میں اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کریں. شاید یہی عید کی اور رمضان کی اسپرٹ ہے. جی خوشیوں کا جو مزہ ہے عید کا جو مزہ ہے وہ مل بانٹ کے ان خوشیوں کو انجوائے کرنے میں ہی ہے. بہت بہت عید مبارک. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.